यूरोप की तरफ जाने का, तो मैं फिर उस तरफ निकल गया। तो मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लूँगा, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, ख़ास तौर पे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक लाइफ का। तो मैं अपने इस टॉक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। ऑलरेडी अमजद ने बहुत अच्छा बयान कर दिया, तो मेरी भी जो बातें होंगी वो इसी से मिलती जुलती होंगी। तो अगर हम बात करें एकेडमिक की, तो इसमें 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कंपैरिजन टू पाकिस्तान। उनमें ये है कि सबसे पहले हायर एजुकेशन जो टर्की की है, उसमें ये है कि आ, आपको जो कैंपसेस हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी है और लैब्स हैं वो बहुत इक्विप्ड मिलेंगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अमजद ने ऑलरेडी बताया कि प्रोफेसर्स इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने 1 साल पहले ही इसको इजाज़त दे दिया कि वो इनकी लैब में आके काम कर सकते हैं। तो टर्किश पीपल जो वो, और ख़ास तौर पे प्रोफेसर और जो इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्स और नेटवर्किंग पे बहुत अच्छा, मतलब भरोसा रखते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को आपस में मिलना जुलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान की जो टर्की में इज्जत है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक इस्लामिक कंट्री होने की वजह से, और दूसरा जो पाकिस्तान के टर्की के साथ रिलेशंस हैं, तो वहाँ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और सेकंड बात की जाए तो वो है कॉन्फ्रेंसेस। टर्की में आए दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इवन आप अपनी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में साल में 3 4 5 6 कॉन्फ्रेंसेस देख सकते हैं। तो वहाँ आपको फ्री रजिस्ट्रेशन मिलती है, उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन और पब्लिकेशंस के ना मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो आपको आगे फर्दर यूएस या यूरोप में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो एक्सचेंज प्रोग्राम। और मतलब आज हम जो कुछ भी हैं, मैं और हसन जलाल अगर बात करें आप एक दूसरे की, तो हम लोग ये जस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और मोबिलिटी प्रोग्राम्स की ही वजह से हैं। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारे लिंक्स और नेटवर्किंग ये बढ़ती गई और हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता गया। मैं बैचलर में टर्की गया एज ए एक्सचेंज स्कॉलर, तो मैंने वहाँ जाके मास्टर की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली। और जब मैं और हसन जलाल यूरोप के पोलैंड के अंदर, तो वहाँ हम लोगों ने पीएचडी की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली यूरोप के अंदर। तो ये है कि टर्की में आप एक ऐसा बैरियर या ब्रिज है जो एशिया और यूरोप का है। तो जब आप टर्की में जाते हैं तो आपको मौका मिलता है यूरोप जाने का, और वहां जाके आप जब आप स्टडी करते हैं, लिंक्स बनाते हैं, तो आगे आपको बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये थोड़ा था एकेडमिक लाइफ का। और अगर बात की जाए अब नॉन एकेडमिक लाइफ की, तो उसमें सबसे पहले बात आती है मल्टी कल्चर की। अमजद ने बताया कि एशियन जो साइड है, खासतौर पे मिडल ईस्ट होगी, उसके बाद सेंट्रल एशिया हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। और जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते हैं तो आपके अंदर टॉलरेंस पैदा होती है, डिफरेंट कल्चर्स को देखकर, डिफरेंट थिंकिंग को देखकर, कि आया कि इस तरह का विजन, इस तरह की भी सोच इस दुनिया में मतलब एग्जिस्ट करती है, और हमें इनको वैल्यू देनी चाहिए। हमारी जो सोच है, जो हम लोग सोचते हैं, यही बेहतर नहीं है, बाकी भी हमसे बेहतर सोच सकते हैं, तो हमें टॉलरेंस मिलती है इस चीज से। और उसके बाद मल्टीलिंगुअल, जैसे मतलब आपको वहाँ टर्किश सीखने का मौका मिलेगा, इंग्लिश आप बोलेंगे, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची आपको ऑलरेडी आती है। उसके बाद आपको अरेबिक सीखने का मौका मिल सकता है। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं जो जिनके दोस्त आपसे मिलेंगे, तो आपको उधर इंटरेक्शन होगा, तो आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलेगा, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जैसे मैं अब यूरोप में होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टर्किश लोग मुझे मिलते हैं, तो मैं वहाँ टर्की में बात करता हूँ, टर्किश लैंग्वेज में बात करता हूँ उनसे। तो मुझे उनके साथ इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं, और जब मैं उनके साथ टर्किश में बात करता हूँ, तो हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे हम लोग कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो हालांकि मैं मुझे टर्की को छोड़े हुए साल 1.5 साल हो चुका है, तो स्टिल मतलब मुझे ये चीजें बेनिफिट दे रही हैं। उसके बाद बात की जाए टर्की की ब्यूटी की, मतलब उसको विजिट करने की, क्योंकि ट्रेवल इटसेल्फ एक लर्निंग है। तो बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान में लोगों को टर्की देखने का शौक कितना है। तो ये टर्किश बुर्सलारी जो स्कॉलरशिप है, ये एक बेस्ट चांस है लोगों के लिए
कि वो लोग वहां जाएं, जाके ट्रेवल करें, उसके बाद लैंग्वेज सीखें, उसके बाद मल्टी कल्चर मल्टीलिंगुअल जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर रहें, और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन के भी मजे लें, क्योंकि आपको वहाँ वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आप पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ मतलब सम अप मैं कर रहा हूँ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक लाइफ को। इसकी जो ट्रांसलेशन वर्जन है वो अमजद ने आपको ऑलरेडी जो है ना वो अच्छे तरीके से बयान कर दिया। तो एट द एंड मैं एक और चीज ऐड करूंगा सेल्फ फाइनेंस्ड स्टडी की, कि अगर आपको टर्किश बर्सलारी पे जाने का मौका नहीं मिलता तो आप टर्की में कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस ये किया है कि जो टर्की की एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं और पाकिस्तान की एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं ऑलमोस्ट या कंपैरिजन में सिमिलर है। कि अगर पाकिस्तान में एमफिल या मास्टर्स करने का खर्चा 5 से 6 लाख आ रहा है तो टर्की में भी इतना ही आएगा, या मैक्सिमम 1 लाख ऊपर आ जाएगा। मतलब ऐसा मुमकिन ही है कि आए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि आ जाता है, तो आप बजाय पाकिस्तान के आप टर्की में जाके खुद के खर्चे पे एमफिल या बैचलर कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा मद्देनजर रखें कि अगर आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा है गूगल पे टर्की के बारे में तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सेकंड नंबर पे जो मैं बात करूंगा वो है टर्की की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके डिपार्टमेंट्स भी कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं जो अदर देन टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप उन पे भी नजर रखें। अगर आप रिसर्च करते हैं गूगल पे टर्किश यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा, तो आपको वहां जाने का भी मौका मिल सकता है। तो ये 2 3 4 चीजें जो आप अपने जहन में रखें अगर आप टर्की में आगे स्टडी करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।